जय जिनेन्द्र छात्राओं। देखो, यहाँ पूर्वी और उसके पापा बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। अरे पूर्वी, तुम इतनी उदास क्यों हो? भूकंप पापा, भूकंप! सारा शहर तबाह हो गया। मैं जैस्मिन के बारे में सोच रही हूँ। जैस्मिन? हाँ पापा, जैस्मिन। उसके यहाँ भूकंप आया। उसने भूकंप का सामना कैसे किया होगा? उसका क्या हुआ होगा? भूकंप? ये कब और कहाँ आया? और तुम्हें इसका पता कहाँ से चला? बताओ मुझे। क्या पापा, आपने डिज्नीज अलादीन की पत्रिका नहीं पढ़ी, जिसमें जफर ने जादुई छड़ी से कैसे आगरा शहर में भूकंप ला दिया, जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया? पत्रिका? पूर्वी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा तुम कहीं की सच्ची घटना सुना रही हो। पर पापा, जफर को ये जादुई शक्ति किसने दी जिससे भूकंप आया, और अब वो छड़ी कहाँ होगी? अरे पूर्वी, भूकंप कोई जादुई शक्ति से नहीं आता। तो फिर? ये एक प्राकृतिक घटना है। हमारे आसपास बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं होती है, जैसे बिजली चमकना, भूकंप, ज्वालामुखी फटना। तो छात्राओं, आप समझ गए होंगे कि हमारा आज का नया अध्याय है अध्याय 15, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, सम नेचुरल फिनोमिनन्स। बच्चों, आपने कक्षा 7वीं में पवन तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ा था कि कैसे चक्रवात ने मानव जीवन को क्षति पहुंचाई। अब हम इस अध्याय में तड़ित व भूकंप के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हम सीखेंगे तड़ित यानी लाइटनिंग क्या है। हम जानेंगे कि आवेश किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, रगड़कर, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है। अरे, ये क्या हुआ? इसे हम तड़ित या बिजली चमकना कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लाइटनिंग कहा जाता है। बच्चों, प्राचीन काल में लोग बिजली का चमकना भगवान का प्रकोप समझते थे और इससे डरते थे। लेकिन वास्तव में तड़ित बादलों में विद्युत आवेश के एकत्रित होने से उत्पन्न होता है। हाँ, आपने ठीक सुना, विद्युत आवेश के एकत्रित होने से। ये विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। आओ, इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ऐसा करो, एक गुब्बारा लो और उसे धागे से बांधकर टांग दो। अब एक प्लास्टिक के पाइप को ऊनी कपड़े से रगड़कर गुब्बारे के पास ले जाओ। आप क्या देखते हो? आप देख सकते हो कि पाइप गुब्बारे को आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। ऐसा विद्युत आवेश की वजह से होता है। अतः विद्युत आवेश को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है, इसे हम विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जैसे कि यदि हम किसी कंघी को रगड़ते हैं और उसे कुछ कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं, तो कागज के टुकड़े कंघी की ओर आकर्षित हो जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं। इसका मतलब है कि कंघी पर कोई आवेश आ गया, जिससे उसने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक बच्चों, अब आपको एक क्रियाकलाप करना है, एक्टिविटी। इसमें आपको दी गई सारणी में वस्तुओं को एकत्रित कर विभिन्न पदार्थों से रगड़ना है और बताना है कि कौन सी वस्तु आवेशित हुई और कौन सी नहीं हुई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कंघी या पाइप को रगड़ने पर विद्युत आवेश कैसे आया? तो छात्राओं, आप सभी ये तो जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसी तरह पाइप भी कई परमाणुओं से मिलकर बना है और हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स व प्रोटॉन्स होते हैं, जिनकी संख्या समान होती है। याद आया, एटम के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक, तो बताओ, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर धनावेश पॉजिटिव चार्ज होता है। बहुत अच्छा। अब बताओ कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान हो तो उस पर कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश 0 यानी 0 होगा, अर्थात वह उदासीन यानी न्यूट्रल होगा। ठीक, इतना समझ में आया ना? यदि हम किसी परमाणु में और इलेक्ट्रॉन को डाल दे, प्रवेश करा दे उसका, तो क्या होगा? क्या अभी भी इसे हम उदासीन कहेंगे? नहीं ना। इसका मतलब
किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स को डालने पर या इलेक्ट्रॉन्स को प्रवेश करवाने पर उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो वह परमाणु ऋणावेशित परमाणु कहलाता है। और उस पदार्थ या पाइप को हम ऋणावेशित पाइप कहते हैं। ठीक है, इतना समझा ना? चलो, लेकिन बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि हम किस पदार्थ को कब धनावेशित कहेंगे? आप कहोगे कि जब किसी पदार्थ में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगी तो वह धनावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक ठीक कहा आपने। लेकिन ये होगा कैसे? ये तब होगा जब हम किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें तो वह धनावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसे समझना बिल्कुल आसान है। आप पैसे का थोड़ा लेन देन समझते हो ना? यदि कोई किसी को पैसे देता है तो लेने वाला जो होता है वह क्या कहलाता है? वह ऋणी हो जाता है ना? तो उसी प्रकार यहाँ भी देने वाला जो है वो धनावेशित हो जाता है और लेने वाला ऋणावेशित हो जाता है। समझा? अच्छा, क्या आपने ये कभी सोचा कि हम केवल इलेक्ट्रॉन्स को ही कम या ज़्यादा क्यों करते हैं, प्रोटॉन्स को क्यों नहीं? तो बच्चों, ध्यान से सुनो। हम प्रोटॉन्स को जोड़ या हटा नहीं सकते क्योंकि प्रोटॉन्स स्थिर होते हैं, यानी ये इमोबाइल होते हैं। समझे? इस प्रकार आपने जाना कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होने पर वह नेगेटिवली चार्ज यानी ऋणावेशित और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होने पर वह धनावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? सोचो जरा। तो छात्राओं, इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरण या आवेश के स्थानांतरण की 3 विधियां बताई गई हैं। एक है रगड़कर बाय रबिंग, चालन द्वारा बाय कंडक्शन, और तीसरी है प्रेरण द्वारा यानी बाय इंडक्शन। बात करते हैं बच्चों, अभी आपने एक क्रियाकलाप देखा जिसमें हमने एक पाइप को ऊनी कपड़े से रगड़ा था। देखो, रगड़ने से पहले दोनों ही पदार्थ उदासीन यानी न्यूट्रल थे, यानी उन पर कोई भी आवेश या चार्ज नहीं था। लेकिन रगड़ने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊनी कपड़े से पाइप पर ट्रांसफर हो जाते हैं, पाइप के ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो पाइप पर कौन सा आवेश आएगा? हाँ, पाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से वह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और ऊनी कपड़े में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हुई? कम हो गई, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वह धनावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, है ना? इसी विधि को हम घर्षण यानी फ्रिक्शन द्वारा आवेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो पदार्थों को आपस में रगड़ा गया है ना? दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर ले जाते हैं तो दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। कुछ समझा? जब दो पदार्थ को हम रगड़ते हैं तो दोनों पदार्थों में देखो आवेश तो उत्पन्न हो रहा है, एक पर धनावेश होगा और एक पर ऋणावेश होगा। अब समझा? उदाहरण के लिए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज आता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। छात्रों, अब हम इसी प्रकार कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे एम्बर, ये एक पत्थर है, इसे एक रेशमी कपड़े से रगड़ने पर पत्थर धनावेशित और रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। जब किसी पेन की रिफिल को पॉलिथीन से रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं तो रिफिल पर भी आवेश आता है, पता है कौन सा? धनावेश। और पॉलिथीन कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित, है ना? ऐसे ही आप गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तो गुब्बारे पर ऋणावेश और ऊनी कपड़े पर धनावेश आ जाता है। इसी प्रकार सूखे बालों पर कंघी रगड़ने से कंघी पर ऋणावेश और सूखे बाल पर धनावेश आ जाता है। ठीक है बच्चों, क्या आपको याद है कि हमने विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना? तो क्या रगड़ने पर भी जो आवेश उत्पन्न हुआ
वह भी विद्युत धारा की तरह प्रवाहित होता है क्या? वह भी विद्युत धारा की तरह चलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आवेश स्थैतिक या स्थिर होते हैं। इन्हें हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। ये स्वयं गति नहीं करते, इसलिए ये विद्युत धारा से अलग है। अच्छा, अब आपको एक क्रियाकलाप करना है, एक्टिविटी 15.3। इस क्रियाकलाप को करने के बाद आप कुछ प्रश्नों के उत्तर देना। पहला प्रश्न है कि जब हम एक आवेशित यानी एक चार्ज गुब्बारे को दूसरे आवेशित गुब्बारे के पास लाते हैं तो क्या होता है? अगला प्रश्न, जब हम एक आवेशित रिफिल को दूसरी आवेशित रिफिल के पास ले जाते हैं तो क्या हो? और तीसरा प्रश्न, जब हम आवेशित गुब्बारे को किसी आवेशित रिफिल के निकट लाते हैं तो क्या होता है? छात्राओं, जब आप इस क्रियाकलाप को करोगे तो पाओगे कि जब एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारा के पास आता है तो उनमें प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन होता है। ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार जब एक आवेशित रिफिल दूसरी आवेशित रिफिल के निकट आती है तो उनमें भी प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन होता है। लेकिन जब एक आवेशित गुब्बारे को किसी आवेशित रिफिल के निकट लाया जाता है तो उनमें आकर्षण यानी अट्रैक्शन होता है। ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गुब्बारे पर जो आवेश उत्पन्न हुआ वह रिफिल पर उत्पन्न आवेश से अलग है। क्योंकि आपको याद है ना, हमने पिछली कक्षा में जाना था, जब एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन होता है। ये सजातीय है। और जब विजातीय आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। ठीक है, समझे ना? समझ आया? तो बच्चों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम इस प्रकार अर्थात रगड़कर सभी वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। तो सुनो, ऐसा नहीं। सभी वस्तुएं आवेशित नहीं होती, अर्थात आवेश उत्पन्न करने की घर्षण यानी फ्रिक्शन की यह विधि सभी पदार्थों पर लागू नहीं होती। कुछ अन्य विधियों का भी उपयोग किया जाता है। तो आवेश उत्पन्न करने की दूसरी विधि है चालन द्वारा, बाय कंडक्शन। इस विधि को हम एक क्रियाकलाप द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा करो, एक कागज को मोड़कर उसका बेलन बना लो, उसे धागे से बांधकर लटका दो। बेलन के पास रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई एक कांच की छड़ लाओ जिस पर धनावेश हो, है ना? और कुछ समय में इस छड़ को हटा दो। अब फिर से कांच की छड़ को उस बेलन यानी सिलेंडर के पास लाओ। अरे, क्या हुआ? बेलन कांच की छड़ से दूर क्यों हो रहा है? अर्थात ये कांच की छड़ से प्रतिकर्षित हो रहा है। इसका मतलब बेलन पर कोई आवेश उत्पन्न हो गया। अब एक एबोनाइट छड़ को फलालेन के कपड़े से रगड़ते हैं तो उस छड़ पर ऋणावेश आ जाता है। अब इस छड़ को बेलन के पास लाओ। हम क्या देखते हैं? बेलन एबोनाइट छड़ की ओर आकर्षित हो रहा है। इसका मतलब जब हम बेलन के पास कांच की छड़ को लाए थे तो कांच की छड़ का आवेश यानी जो कांच की छड़ पर जो चार्ज था वो पेपर के बेलन पर आ गया, जिससे वह बेलन भी धनावेशित हो गया। जब हम फिर से धनावेशित कांच की छड़ को धनावेशित बेलन के पास लाते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है ना? और जब ऋणावेशित यानी नेगेटिवली चार्ज्ड एबोनाइट छड़ को धनावेशित बेलन के पास लाते हैं तो उनमें क्या होता है? हाँ, आकर्षण, उनमें अट्रैक्शन होता है। अतः हम इस विधि को ही चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। यह चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। छात्राओं, अब लाखों की बात दीदी के साथ। आपने देखा कि दो निर्जीव वस्तुओं में कैसे आवेश स्थानांतरित होता है और उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक ऐसे ही हम सजीवों में भी होता है। जब हम किसी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ होते हैं तो हम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हम भी पॉजिटिव थॉट से भर जाते हैं, और नकारात्मक सोच वाले के साथ नकारात्मक। तो ध्यान रखो कि सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ सदैव सफलता मिलती है, इसीलिए हमें भी सकारात्मक सोच वाले बनना है और सफलता के शिखर पर पहुंचना है ना? अब हम बात करते हैं आवेश उत्पन्न करने की अगली विधि, जो है प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन।
आवेश उत्पन्न करने की इस विधि में जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित या उदासीन वस्तु के निकट लाते हैं, पर ध्यान रहे कि दोनों वस्तु एक दूसरे को स्पर्श ना करें, तो क्या होता है, आवेशित वस्तु के पास वाली जो सतह है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है और दूसरी सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम प्रेरण कहते हैं। सामान्य से समझने के लिए बस इतना ही है कि जब आवेशित वस्तु आती है, समझ लो पॉजिटिव वस्तु आई, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो सतह है वो नेगेटिवली चार्ज होगी और दूसरी सतह उसी वस्तु की पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना। तो प्रेरण द्वारा आवेशन उत्पन्न करने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम एक ऊनी कपड़ा लेते हैं जो कि धनावेशित है। अब इस ऊनी कपड़े के पास, ध्यान रखो ये एक दूसरे से स्पर्श ना करे, ऊनी कपड़े के पास एक अनावेशित उदासीन गुब्बारा लाते हैं। तो क्या देखते हैं, आप देख रहे हैं कि ये गुब्बारा ऊनी कपड़े की ओर आकर्षित हो रहा है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे हुआ? गुब्बारा तो अनावेशित और उदासीन है तथा कपड़ों को स्पर्श भी नहीं करता, तो ये कैसे हुआ? बच्चों देखो, ये ऊनी कपड़ा कैसा है? धनावेशित है ना, और ये गुब्बारा उदासीन है, मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि इस पर धनावेश और ऋणावेश की समान मात्रा है। जब इस गुब्बारे को ऊनी कपड़े के पास लाते हैं तो ऊनी कपड़ा अपने प्रभाव से, अपने बल से गुब्बारे के ऋणावेश को अपनी ओर कर लेता है, जिससे गुब्बारे की एक सतह के निकट ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा हो जाती है और दूसरी सतह पर धनावेश यानी पॉजिटिव चार्जेस की, जिससे गुब्बारा ऊनी कपड़े की ओर आकर्षित हो जाता है। इसे ही प्रेरण यानी इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? जैसे ये पदार्थ दूसरी वस्तुओं को दूर से ही आवेशित करते हैं, इसी प्रकार हमारे गुरुजी आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी संप्रेषण द्वारा दूर से ही हम तक अपना अपनापन भेजते हैं। उनके द्वारा रचित हाइकू भी यही कहता है, भले दूर हो निकट भेज देता अपनापन। आप उस अपनेपन को हमेशा महसूस करना, ठीक है। अब विद्युत आवेश और आवेश उत्पन्न करने की विधियों को आप जब जान रहे थे तो आपके मन में यह प्रश्न नहीं आया कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी वस्तु आवेशित हुई और कौन सी नहीं? तो उसे हम आवेश स्थानांतरण के एक क्रियाकलाप से समझ सकते हैं। एक कॉपर धातु का तार लो और उसके एक सिरे यानी एक एंड को मोड़ दो। तार को एक प्लास्टिक स्ट्रॉ में डाल दो और दूसरे सिरे को मोड़कर हुक बना लो। अब धातु के तार को मोटे कार्डबोर्ड में डालो जैसा दिखाया है। फिर कागज की शीट की 2 स्ट्रिप को काटकर उन्हें तार के हुक पर टांग दो। अब इसे एक पारदर्शी कांच की बोतल या ग्लास में डाल दो। आपका यंत्र तैयार है। अब हम एक पीवीसी पाइप या रिफिल लेकर इन्हें ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे जिससे पाइप में कुछ विद्युत आवेश आ जाए। अब इस आवेशित पाइप को लेकर धातु के तार पर रखो। तार पर रखते से हम क्या देखते हैं? पेपर स्ट्रिप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं तो हम देख सकते हैं कि पेपर स्ट्रिप बार बार दूर हो जाते हैं। इससे क्या अर्थ है? इससे अर्थ है कि इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। यदि पाइप को अलग करें तो पेपर स्ट्रिप अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाती है। अतः हम इस यंत्र की सहायता से ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई पदार्थ आवेशित है भी या नहीं। इस यंत्र को हम विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। बच्चों, ये यंत्र सजातीय आवेशों के प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात हम विद्युतदर्शी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। अब आप अन्य आवेशित वस्तुओं को धातु की वृत्तीय मोड़ के संपर्क में लाओ। आप देखोगे कि यदि वस्तु आवेशित होगी तो पेपर स्ट्रिप प्रतिकर्षित होने लगेगी, और यदि पेपर स्ट्रिप प्रतिकर्षित नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु आवेशित नहीं है। तो बच्चों, हमने सीखा कि वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं तथा उस आवेशित वस्तु की पहचान कैसे करते हैं। जय जिनेंद्र।